हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और इस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के ही दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक एक्लन फॉर्म और दूसरा है नॉर्मल फॉर्म। साथ ही हम डिस्कस करेंगे रैंक और नलिटी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रैंक की डेफिनेशन ले लेते हैं कि रैंक की डेफिनेशन क्या होती है। तो रैंक की डेफिनेशन होती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है बच्चों m क्रॉस n ऑर्डर की, इसको लिखने का तरीका आपको पता होगा। जनरली हम ए आई जे फॉर्मेट में लिखते हैं m क्रॉस n। इसमें बोलते हैं कि i की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, m तक, 1 से लेकर के m तक। और जो j की वैल्यू होगी वो बच्चों वेरी करेगी n तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का, ठीक है ना। इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे करके इसका एक्सप्रेशन बनेगा। मैं लिख देता हूँ A11, फिर A12, ये A13 और फिर ये चलता जाएगा लास्ट में A1n। इसमें आओगे तो A21, A22, A23 और A2n। सिमिलरली ऐसे ही आता जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 तो ये कहाँ तक जाएगा, m तक, ये m2 और ये चलता जाएगा अपन mn तक। इसके ऑर्डर की मैं बात करूंगा मैट्रिक्स के की, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है ना। इसमें m नंबर ऑफ रो होती हैं बच्चों, नंबर ऑफ रो, और n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए, तो इतना हमने जाना मैट्रिक्स के बारे में। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, उस m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स में उसका जो ऑर्डर होगा, किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स में एक ऐसा माइनर ढूंढना है हमें, एक ऐसा माइनर ढूंढना है उसी a के भीतर जिसका ऑर्डर कितना हो r, विच डज नॉट वेनिश, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी ना हो, जीरो ना हो। और दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि उससे बड़े जितने भी ऑर्डर के माइनर हैं सबकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स के केस में। यानी कि रैंक आपको ये बताती है कि आपके पास जो भी इस टाइप का कोई फॉर्मेट होगा किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए, इसमें से आप कोई माइनर ढूंढ लीजिए। माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब होता है, आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसे उपसारणिक कहते हैं, यानी कि सारणिक का कोई छोटा सा पार्ट। यानी कि इस मैट्रिक्स में से आपको एक ऐसा स्क्वायर फ्रेम मिल जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ऐसा फ्रेम मिल जाएगा जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी होगी, नॉन जीरो। और उससे बड़े ऑर्डर के जितने भी सारणिक इसमें बनेंगे उन सब की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। मेरी बात क्लियर हुई होगी आपको। ये डेफिनेशन आपको रैंक की बताना चाहता है, ठीक है। रैंक को डिनोट करने का सिंबल बहुत सिंपल सा सिंबल होता है, रैंक और ए। ये रो होता है बच्चों, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं। रैंक ऑफ ए को कैसे लिखा जाता है, तो रैंक ऑफ ए को ऐसे लिखा जाता है। नाउ कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो, वेरी सिंपल। और अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक हमेशा एक या एक से बड़ी होगी। थर्ड वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितना उसका ऑर्डर होगा। और फोर्थ वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि ए का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसकी जो रैंक ऑफ ए होती है वो हमेशा मिनिमम होती है m क्रॉस n से। इसको आप नोट कर लेना कि जो रैंक ऑफ ए है शुड बी लेस देन और इक्वल टू m, n, और हमेशा बड़ी किससे होती है, 1 से, अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड बात है ये बताने के लिए। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया और एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर है 3 × 4। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसकी रैंक निकालूंगा तो मुझे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, मिनिमम 3, 4। इन दोनों में से मिनिमम नंबर कितना है, 3। मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ओके, एक जीरो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज कैसी हैं, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, जीरो होती है। जैसे सपोज करिए मैंने ये बना लिया, इसको एक बड़े सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं थोड़ा बोल्ड लेटर में। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि रैंक ऑफ ए जो कि जीरो मैट्रिक्स है, इसकी रैंक कितनी होगी, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी ही कोई मैट्रिक्स जो जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो,
अब कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो कैसे बनेगी? अगर उस मैट्रिक्स के पास कोई भी ऐसी एंट्री है जो कि नॉन जीरो एंट्री है तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम नॉन जीरो मैट्रिक्स, और नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा एक से बड़ी होती है। सिंपली चलिए रैंक फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट और इधर देंगे हम लीनियरली डिपेंडेंट। दोनों चीजें क्या होती हैं हम थोड़ा सा सीख लेते हैं इनको। जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स की ही बात करता हूं सपोज, है ना। इस मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू जो भी आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है रो फॉर्म और कॉलम फॉर्म होती है, यानी कि उसमें रो होती हैं और कॉलम्स होती हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है हमारी तो इसको मैं R1 लिख देता हूँ, ये मान लीजिए हमारी सेकंड रो है तो इसको मैंने R2 लिख दिया, और ऐसे ये चलती जा रही होंगी। सपोज करिए यहाँ पे कोई R5 आ रही है रो। सिमिलरली बच्चों आपको पता होगा कि इसी फ्रेम में मैं बात करूं तो कुछ कॉलम्स की बात कर सकता हूं मैं, जैसे कि फर्स्ट जो होता है उसको हम C1 कहते हैं यानी कि फर्स्ट कॉलम, इसको हम क्या कहते हैं C2 कहते हैं सेकंड कॉलम, और ऐसे ही मान लीजिए इसमें कि ये यहाँ पे आकर के C4 हो गया तो बीच में C3 भी आया होगा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ ये पूरे कॉलम। इधर जो आपकी रो है इनको ये देखा जाता है कि कोई रो किसी दूसरी रो पर डिपेंड या इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। सिमिलरली कॉलम्स को भी चेक कर सकते हैं कि कोई कॉलम किसी कॉलम पर डिपेंड करता है या इंडिपेंडेंट होता है। तो इस चीज को चेक कैसे किया जाता है, इस चीज को चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको डिस्कस करूंगा यहीं पे, कि जब भी हम रो की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रो वेक्टर। मैट्रिक्स में जो रो होती है उसको असल में हम क्या कहते हैं, रो वेक्टर। जैसे सपोज करिए इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री लिखी होती 3 0 एंड 1, सपोज, मुझे नेक्स्ट से मतलब नहीं है, तो ये फर्स्ट रो है। इसी फर्स्ट रो को एज अ वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं 3 0 एंड 1। मेरी बात क्लियर हुई होगी। सिमिलरली आप कॉलम्स को लिख सकते हो और जो भी आपको लिखना है। तो मैं आता हूं अब कॉन्सेप्ट के लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मींस, मैं अगर यहीं पे बात करूं रो के केस में, क्योंकि मैं मैट्रिक्स पढ़ रहा हूं तो मैट्रिक्स में मान लेता हूं कि लेट, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लेट द रो ऑफ मैट्रिक्स से, मैंने कहा R1 R2 एंड डॉट 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 Rn एंड सम कॉन्स्टेंट्स, उन कांस्टेंट को मैंने C1 बोला, C2 बोला और Cn बोला, या कुछ भी बोल लीजिए जो आपका मन करे, Cn, सच दैट मुझे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है बच्चों। यहाँ पे C1 का मल्टीप्लाई मैं R1 के साथ करूंगा, C2 का R2 के साथ करूंगा और C3 का R3 के साथ करूंगा, और ऐसा ही मैं करता जाऊंगा, और लास्ट में मैं Cn का मल्टीप्लाई Rn से करूंगा, और इसको किसके बराबर रखूंगा 0 के। इफ ऑल दी कांस्टेंट are 0 then Li यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ सम ऑफ द कांस्टेंट आर नॉन जीरो देन LD। ठीक है, क्लियर हुई पॉइंट। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि क्या जो रो हम रैंक निकालते हैं तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कितनी इंडिपेंडेंट रो कितनी डिपेंडेंट रो, ये सारी चीजें जो हमें डिस्कस करनी होती हैं, तो वो सब हम इसमें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ रैंक को। इसका हम रैंक फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालते हैं। रैंक फाइंड आउट करने के लिए सबसे सिंपल बच्चों आपको रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन आने चाहिए। नहीं आते हैं तो आप सीख लीजिए कॉलम ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 2 1 2, नेक्स्ट दिया हुआ है सपोज करिए 1 3 2 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 4
3 4 एंड लास्ट वन इज 3 7 4 6। ये आपके पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी हुई थी, ठीक है। इस मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड आउट करनी है, तो हमें करना क्या होता है, सपोज करिए दिस इज द मैट्रिक्स ए। सबसे पहला काम है हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस जितने हम बना सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करनी है। यानी कि सबसे पहले तो हमें यही सोचना है अपने माइंड में, जो स्टेप फर्स्ट है वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, और उस माइंड में आपके में क्या क्लिक होनी चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन रैंक का है तो वी विल ट्राई टू मेक more and more zeros in matrix। ये सबसे फर्स्ट फंडा आपके दिमाग में जाना चाहिए कि जब भी आप रैंक की बात कर रहे हो तो स्टेप फर्स्ट आपको माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनानी है। जैसे मैं अब क्या करता हूँ, मैंने R2 पर अगर ऑपरेशन किया, जैसे R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 में से सीधा सीधा 1 घटा दीजिए, मतलब R2 में से आप किसको घटा दीजिए, R1 को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जैसे R3 पे ऑपरेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, R3 माइनस 2R1। फिर जैसे मुझे यहाँ पे R4 पे ऑपरेशन करना है तो वो क्या करूंगा मैं, R4 माइनस 3R1। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे कि यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 4/4। आपको पता है कि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 1 से तो बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, ये तो कंफर्म हो गया, 4 या 4 से छोटी होगी, ठीक है ना। ओके चलिए तो अब लगाइए इसमें ऑपरेशन, तो a इज इक्वल टू कितना कितना आ जाएगा जल्दी से, 1 2 1 2, जिसमें कोई चेंज नहीं होना वो सेम उतार दीजिए। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0। यहाँ जाएंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 3 यानी कि ये 1 आ गया और ये फिर 0 हो गया, एंड लास्ट वन इज 3 टाइम्स घटाना है तो दैट इज अगेन 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 0, ठीक है। ओके नाउ अगेन हम क्या कर देते हैं, इसमें ऑपरेशन कर देते हैं, यानी कि इसको 0 कर लेते हैं, R4 को, क्योंकि इसकी हेल्प से अब इसको 0 करना होता है तो ये तो 0 पहले से ही है तो इसको सीधा सीधा करेंगे, R4 माइनस R2। तो देखिए मैट्रिक्स का क्या फॉर्मेट बनेगा, इस मैट्रिक्स का फॉर्मेट बन जाएगा हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 1 2 सेम आ जाएगा बच्चों, इसमें 0 1 1 0 भी आ जाएगा, ये भी 0 0 1 और 0 आ जाएगा, लास्ट पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या ढूंढना है, एक ऐसा माइनर ढूंढना है इसमें जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी हो, नॉन जीरो। कितने और बड़े से बड़े ऑर्डर का तो 4/4 का तो इसमें माइनर अब बनेगा नहीं, है ना। तो 3/3 ऑर्डर का ये वो माइनर है जिसकी डिटर्मिनेंट कितनी है, 1। दैट मीन्स हमने एक ऐसा माइनर ढूंढ लिया, ये एक ऐसी मैट्रिक्स हमें इसके अंदर मिल गई जिसका माइनर कितना है, 1, दैट इज नॉन जीरो। मीन्स इसकी जो रैंक होगी वो उतनी होगी जितना इस माइनर का ऑर्डर होगा, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। चलिए मैं थोड़ी सी और बात करूंगा रैंक और नलिटी की, क्योंकि रैंक से ही जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, रैंक और नलिटी क्या होती है। दो बातें डिस्कस करेंगे। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है ना। जैसे इस प्रीवियस एग्जाम में मैं देखूं, मेरे पास 4/4 की मैट्रिक्स थी जिसमें उसकी रैंक कितनी आ गई है, रैंक आ गई उसकी 3, तो मैं कहूंगा रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू 4, मतलब ये 3 हो गया। नलिटी को बच्चों इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से नलिटी ऑफ ए जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना हमें यहाँ पे। अब यहां आ जाते हैं, यानी कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आ जाइए। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए 3/4, है ना। असल में क्या होता है कि नलिटी जो होती है, नलिटी एक्चुअल में ये कॉलम नलिटी होती है बच्चों, कॉलम नलिटी। यहां भी ऐसा ही होता है, लेकिन असल में होता क्या, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी 4 ही लिखा जाएगा। तो आपको जब भी यहाँ काम करना है तो आपको करना क्या है,
रैंक निकालनी है किसी भी मैट्रिक्स की, प्लस नलिटी निकालने के लिए आपको यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स यूज करने हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको रो नलिटी पूछने के लिए, क्योंकि नलिटी दोनों टाइप की होती है, रो नलिटी भी होती है और कॉलम नलिटी भी होती है बच्चों। अगर वो आपसे पूछता है रो नलिटी बताओ, तब तो रो वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, ये वाला, भले ही वो स्क्वायर है या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉलम नलिटी पूछता है तो आपको सीधा सीधा कॉलम्स क्या ही लगाना है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड करने हैं। तो कॉलम रैंक निकालो या रो रैंक निकालो, एक ही चीज होती है, ठीक है। रैंक तो चाहे वो कॉलम से आ जाए चाहे रैंक से आ जाए सेम होगी, नलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो नलिटी, अगर क्वेश्चन आपसे नलिटी पूछता है तो इसका मतलब वो कॉलम नलिटी की ही बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, रो नलिटी अगर पूछता है तो आपको सेपरेटली रो नलिटी उसको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे 3/4 में मान लीजिए रैंक आती 2 और वो कॉलम नलिटी ना पूछ के नलिटी पूछता, तो आपको नलिटी ऑफ ए बराबर यहाँ पे 4 यूज करना है, ना कि 3। रिमेम्बर दिस थिंग, ओके। 3 तो नंबर ऑफ रो हो जाएंगी, लेकिन हमें कॉलम नलिटी निकालनी होती है। नलिटी का सेंस कॉलम नलिटी से है, तो यहाँ पे नलिटी ऑफ ए आ जाएगी 2, ठीक है। चलिए, मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं और अब डिस्कस करता हूं मैं एक्लन फॉर्म। क्या होती है एक्लन फॉर्म? सबसे फर्स्ट जो उसकी डेफिनेशन में 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑल दी जीरोज रो, ऑल रो विद जीरो एंट्री should be in bottom. बॉटम का मतलब ये है, आपके पास एक मैट्रिक्स का फ्रेम है और इस मैट्रिक्स में अगर कोई रो जीरो बन गई है तो उसे वहां से उठा करके सबसे नीचे ले आइए, इसमें जितनी भी सारी की सारी जीरोज आ रही हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? एक्लन फॉर्म बनती है ऐसे, समझ लीजिए इसे एग्जांपल के साथ, इसीलिए मैंने आपको तुरंत की तुरंत सिखा दिया। फिर वो कहता है कि सपोज करिए कि एनी रो आर आई और इधर कोई रो है मान लीजिए आर जे, ठीक है ना, हैज, या फिर आर जे को भी हटा दीजिए, हम सीधा सीधा भी आर आई पे ही बात कर लेते हैं। एनी रो आर आई हैज नंबर ऑफ जीरोज बिफोर लीडिंग टर्म। अब ये लीडिंग टर्म क्या होगा अभी मैं बताऊंगा आपको। लीडिंग टर्म will have more zeros, okay, to the previous one। देखिए, इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मान लीजिए एक रो आपकी कोई आर आई है। ये लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग का मतलब होता है 1 से, कि कोई रो लिखी हुई है ऐसे, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा होगा वो 1 आना चाहिए। इससे फर्स्ट की जितनी भी एंट्री है किसी रो में वो क्या होनी चाहिए? ऑल दी एंट्री शुड बी 0। तो ये जो एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट है ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सपोज करिए ये भी 0 हो गया, इस एलिमेंट को बोलते हैं लीडिंग टर्म। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये आर आई आपने ली है तो इसमें मोर जीरोज होनी चाहिए, किससे? पिछले वाले से। तो पिछले वाले मान लीजिए यहाँ पे 2 जीरो हैं और यहाँ पे 3 जीरो है, तब तो मामला सही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ लीडिंग टर्म से पहले, लीडिंग टर्म अगर मान लीजिए यहाँ 1 आ रहा था, 1 से पहले यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 से पहले 3 जीरो है, तब तो एक्लन फॉर्म की दूसरी डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 जीरो हो जाती और 4 जीरो होकर के यहाँ 1 आता और ये अगर ऊपर लिखा होता, ये नीचे लिखा होता, तो इसका मतलब फिर ये एक्लन फॉर्म नहीं बनाता। यानी कि फिर हम इसको ऊपर से नीचे लाते और इसको ऊपर ले जाते तो फिर ये बनाता, ठीक है, ओके। चलिए, यही एक्लन फॉर्म होती है बच्चों। एक्लन फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्लन फॉर्म से रिलेटेड, मैं उसको आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। क्वेश्चन है आपका कि 0 1 -3 and that is -1। नेक्स्ट वन इज 1 0 1 1
-1 सॉरी +1। नेक्स्ट वन है कि आपका 3 1 0, दिस इज 2, और ये आपका 1 1 -2 और 0। दिस इज एनी मैट्रिक्स। ये 4x4 की आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्लन फॉर्म। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है इसको ऊपर ले जाना, इसको नीचे ले आना, ठीक है ना। तो इनको पहले एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस। क्या लिखेंगे, R1 रिप्लेसेस बाई R2। क्या मैट्रिक्स बन के आएगी, इधर देखते जाइए, थोड़ा सा इधर उधर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सॉरी 0 1 -3 -1, ये 3 ये 1 ये 0 ये 2, और ये आ जाएगा आपका 1 1 -2 0। अब आपको क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करेंगे, तो सीधे सीधे R3 पर ऑपरेशन करेंगे, R3 -3 R1, और R4 पर ऑपरेशन करेंगे, R4 -R1। क्या बनेगी मैट्रिक्स, यहाँ देखेंगे हम, एंट्रीज फिलअप करिए। 1 0 1 1, इधर आएगा आपका 0 1 -3 -1, हम कुछ नहीं कर, इसमें आएगा 3 टाइम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये 1 ही आएगा यहाँ पे, और ये आएगा आपका -3, और ये आ जाएगा आपका -1, ठीक है। इसको सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 में से बन गया तो दैट इज 0, दिस इज 1, दिस इज -3 एंड दिस इज -1, ओके। अब हम क्या करेंगे, R4 पर ऑपरेशन करेंगे, क्या R4 -R2, R3 पर करेंगे R3 -R2। क्या बनेगी ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन के आएगी बच्चों अगेन 1 0 1 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 1 -3 -1, ये आ जाएगा आपका 0 0 0 0 एंड दिस इज अगेन 0 0 0। अब देखिए ये एक्लन फॉर्म बनाता है कि नहीं बनाता है। दिस इज द लीडिंग क्रम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग क्रम होता है, सेकंड का सेकंड हो जाएगा, तो इससे पहले जो जीरोस आ रही हैं यानी कि एकदम करेक्ट डेफिनेशन बनती है। इसका मतलब इसके नीचे जितनी भी जीरोस हैं वो जीरो रो सबसे नीचे हैं, तो ये एक्लन फॉर्म बन गया। एक्लन फॉर्म से क्या होता है, बहुत आसानी होती है रैंक फाइंड आउट करना। हम ये पता कर लेते हैं कि कितनी रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं, जैसे कि ये वाली रो नॉन जीरो है और ये वाली रो नॉन जीरो है, तो रैंक ये जो होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 2, तो इस क्वेश्चन के लिए जो रैंक होगी हमारी वो 2 हो जाएगी। अब मैं नलिटी निकालूंगा, तो नलिटी मतलब चाहे कॉलम नलिटी निकाल लो चाहे रो नलिटी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे तो रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है, तो आपको सीधा सीधा अगर वो बोलता है कि नलिटी बताइए, नलिटी का मतलब हो जाएगा आपका, फॉर्मूला लगाएंगे रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू, अब 4 तो किसी की जगह पे भी पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, तो नलिटी आ जाएगी आपकी 2। सिंपली कैलकुलेट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। क्या होती है नॉर्मल फॉर्म, देखिए हमें अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की, इस एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम इस तरीके से ऑपरेशन लगा के चेंज करेंगे, ऑपरेशन लगा के हम इस प्रकार चेंज करेंगे कि यही मैट्रिक्स जो होगी ए एम क्रॉस एन की, ये रिप्लेस हो जाएगी इस फॉर्मेट में, जिसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आर क्रॉस आर ऑर्डर की। यहां जो फॉर्मेट आएगा ये जीरो मैट्रिक्स बनेगी, कितने की, आर क्रॉस एन माइनस आर ऑर्डर की। इधर आएगा आपका 0 एम माइनस आर क्रॉस आर ऑर्डर का, और यहाँ पे 0 आएगा, उसका ऑर्डर होगा एम माइनस आर क्रॉस एन माइनस आर। तो ये एक ऑर्डर होता है, हालांकि इस पे इतना कोई ध्यान नहीं देता है। मैं तो ऐसे कहता हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है तो उसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसको दोबारा से नोट डाउन कर लो। तो मैं एक बार इसी स्टेप पे जाता हूं, और इस मैट्रिक्स में ये जो मैंने एक्लन फॉर्म निकाल के दिखाई थी इस क्वेश्चन में, तो इसको यानी कि मैंने रिप्लेस किया, ये आया, फिर इसके बाद जो रिप्लेस किया यानी कि इस 1 की हेल्प से जो मैंने इधर 0 किए, अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा इसी 1 की हेल्प से इनको 0 करना होगा, ठीक है ना। ये चीज हमें समझनी है यहाँ पे बस। ये एक्लन फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में अंतर है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन साथ साथ चलते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम रो पे ऑपरेशन लगाते हैं ऐसे ही हमें कॉलम्स पे ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं।
लेकिन एक्लन फॉर्म में केवल रो पर ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम होता है रो एक्लन फॉर्म, क्योंकि ये ज्यादातर काम रो पे करता है। तो नॉर्मल फॉर्म में इसी चीज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से पीछे आप स्लाइड पे जाओगे तो ये चीज और ये चीज आप कॉपी कर लेना पीछे से, मैं सीधे के सीधे इस पे जा रहा हूं थर्ड स्टेप पे, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है आपकी ये 1 0 1 1, ये 0 ये 1, ये -3, ये -1, ये 0 ये 1, ये -3 ये -1, ये 0 ये 1, ये -3 और ये -1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे C2 पे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि C2 पहले से ही 0 है, मुझे C3 को 0 करना है और C4 को 0 करना है। तो C3 पर ऑपरेशन हो जाएगा C3 - C1 और C4 पर ऑपरेशन हो जाएगा C4 - C1। तो ये मैट्रिक्स क्या निकल के आ जाएगी, दिस इज 1 0 0 0, ये आ जाएगा आपका 0 1 -3 -1, ये आ जाएगा आपका 0 1 -3 -1, ये आ जाएगा आपका 0 1 -3 -1। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम करेंगे R3 पर ऑपरेशन, अब रो पर ऑपरेशन आ जाएगा तो R3 - R2 और R4 पर करेंगे R4 - R2। तो यही मैट्रिक्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए 1 0 0 0, इधर भी 0 0 आ गई, ये -3 सॉरी दिस इज 1 राइट, दिस इज 1, दिस इज -3, दिस इज -1, ये 0 ये 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। अब क्या करना है, इस 1 की हेल्प से, ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे, इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे। तो मुझे C3 पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, C3 प्लस ये माइनस का है ना तो जोड़ दीजिए 3 टाइम्स C2 को, और C4 पे क्या करना है C4 + C2। तो क्या आएगा ये मैट्रिक्स, ये आएगा देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0, इधर पूरे के पूरे आपको क्या मिल गए 0। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए मैच करिए अपनी, मैं जो वहां डेफिनेशन बता रहा था, ये आ गया वो मैट्रिक्स का फॉर्मेट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है, ये 2x2 ऑर्डर की है कि नहीं है। तो इसकी रैंक कितनी होगी, जितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी ही उसकी रैंक होती है, तो 2 हो जाएगी। समझ में आया होगा आपको नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। एक्लन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे आपके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम से डिस्कस करूंगा और सिस्टम ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए तो थैंक यू।